वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। आइए हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, किन लोगों को लेना चाहिए कंपोजिशन स्कीम और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए अंडर जीएसटी। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा इसका। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन स्कीम समझने से पहले आइए हम ये समझते हैं, अगर आप एक प्रोप्राइटर है, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, तो उस केस में आप क्या करते हैं। अगर एक प्रोप्राइटर है, नॉर्मल बिजनेसमैन है या सेल्समैन है, तो उस केस में सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ परचेस करते हो, तो जब भी आप परचेस करते हो उस पर आप जीएसटी पे करते हो। तो जो जीएसटी हम पे करते हैं परचेस में, उसको हम बोलते हैं इनपुट आईटीसी। क्लियर है। आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कुछ परचेस किया है, जब आप कुछ परचेस करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है और आप टोटल 5900 को पे कर दिए। तो जो आपने पे कर दिए उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट या आईटीसी। क्लियर। तो आपने परचेस कर लिया, अब आप क्या करोगे, परचेस के बाद आप सेल करोगे। तो जब भी आप सेल करते हो तो उस पर आप जीएसटी चार्ज करके सामने वाले से कलेक्ट करते हो पैसा। तो सेल्स के केस में आप जीएसटी कलेक्शन करते हो, परचेस के केस में आप जीएसटी पे कर देते हो। तो जब भी आप सेल करते हो, आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, तो उस जीएसटी को हम लोग कहते हैं आउटपुट। तो आपको आउटपुट समझ में आया। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट सेल्स में आता है। जब भी आप सेल करते हो आप जीएसटी चार्ज करते हो, टोटल 11,000 यहाँ पे आया, तो 1,800 आपका आउटपुट है। इट मीन्स आपने ये जीएसटी कलेक्ट किया है बाहर वाले से। और परचेस में केस में आप जीएसटी पे करते हो। तो यहाँ आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ आप जीएसटी पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है इसमें, आप जितना भी कलेक्ट किए हो वो उसका आपका आउटपुट हो गया, उसको आउटपुट में दिखाओ, और जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उसको आप लेस कर दो। तो आउटपुट माइनस इनपुट, जो भी बैलेंस आया आप मुझे पे कर दो। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो में हम इस तरह से करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में एक तो है हमारा कंपोजिशन स्कीम और एक है नॉर्मल सिनेरियो। तो ये है मेरा, ये कंपोजिशन स्कीम है, नॉर्मल सिनेरियो। तो ये मेरा नॉर्मल सिनेरियो है। तो नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं, आप कलेक्शन करोगे जीएसटी अमाउंट और यहाँ पे जीएसटी अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो आउटपुट माइनस इनपुट, ये हो गया आपका नॉर्मल सिनेरियो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट क्या कहती है, कंपोजिशन स्कीम में आप जीएसटी सामने वाले से चार्ज नहीं कर सकते। आपने सही सुना, आप जीएसटी सामने वाले से चार्ज नहीं करोगे। कंपोजिशन स्कीम में सिंपली गवर्नमेंट बोलती है आप अपने जो आपका सेल है उस लमसम में आप 1% जीएसटी अपने जेब से भर दो, और आपको फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है। नॉर्मल स्कीम में आप जाओगे तो मंथली रिटर्न फाइल होगा। अब मंथली रिटर्न फाइल हुआ, इसमें आपको आउटपुट माइनस इनपुट दोनों का बेनिफिट मिलेगा। ये है नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में अगर अपने आ गए तो गवर्नमेंट बोलती है कंपोजिशन स्कीम में आप जो सेल करोगे ना, इस पर आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, आप सीधा 1% अपनी जेब से भर दो, और आपको इसका फिर इनपुट का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये है डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सेम एग्जांपल में यहाँ पे क्या होगा, 10,000 पे 1% मतलब आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ेगा। आउटपुट 100 है, इनपुट आपको नहीं मिलता है कंपोजिशन स्कीम में, इट मीन्स आपको 100 पे करना पड़ेगा, तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट हो रहा है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो सेम एग्जाम्पल में आपको नॉर्मल स्कीम में 900 पे करने का आ रहा है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो इस केस में आप देख सकते हो 10,000 में 1% मतलब 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ आपको सिर्फ पे करना है अपनी जेब से, और यहाँ पे 900 है। तो कंपोजिशन स्कीम में आपको बेनिफिट ही है, बट ये एक सर्टन टर्नओवर तक ही देता है। 1.5 CR टर्नओवर, 1.5 करोड़ का जिसका बिजनेस है वही कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, बाकी लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। तो हमने क्या देखे, कंपोजिशन स्कीम का 2-3 पॉइंट देखे। एक पहला पॉइंट देखे, कंपोजिशन स्कीम 1.5 CR, 1.5 करोड़ का जिसका सेल है वही कंपोजिशन स्कीम जा सकता है, उसके अलावा कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। जिसका टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 CR से, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं जा सकता है। सेकंड, कंपोजिशन स्कीम वाले जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, वो 1% पे जो भी अमाउंट आ रहा है सेल वैल्यू उसका 1% पे जीएसटी को अपने जेब से भरना पड़ेगा। थर्ड, हमने देखा इसमें इनको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी कंपोजिशन स्कीम में है उसको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लेस नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज करो और इनपुट लेस, और 100 रुपीज़ आप पे कर दोगे। तो ये कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपको आउटपुट माइनस इनपुट दोनों करने को मिले और बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मल स्कीम में लेकिन जीएसटी का रेट 8% है, बट अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तो आपका जीएसटी का रेट 1% हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनको और फर्दर डिटेल में देखते हैं। वाई जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्यों लाया गया है? बिकॉज जीएसटी लॉ कंप्लाइंस आर वेरी हाई।
जीएसटी का जो लोबी लॉ कंप्लाइंस है वेरी हाई विच कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय द स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। इट मीन्स जीएसटी कंपोजिशन स्कीम स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाया गया है। जो छोटे लोग हैं, छोटे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम लेके आया है, बिकॉज नॉर्मल स्कीम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग उसको नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेंस आते हैं, छोटे लोग को लेके आया है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ स्कीम इज मेड फॉर द बेनिफिट फॉर स्मॉल डीलर। देखो छोटे लोगों के लिए स्मॉल डीलर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर जिसका 1.5 CR टर्नओवर से कम है, तो ये सिर्फ 1.5 करोड़ वालों के लिए है। जिसका टर्नओवर कम है वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, जिसका टर्नओवर ज़्यादा है वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। तो स्मॉल लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम से लॉस हो रहा है, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम का जो जीएसटी रेट है 1% है, वेरस नॉर्मल सिनेरियो में 18% है जीएसटी रेट। तो गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम में लॉस हो रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट ये लॉस बेयर कर रही है ताकि इन ऑर्डर टू प्रमोट स्मॉल डीलर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ताकि छोटे लोग को बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे स्मॉल डीलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर जिसका टर्नओवर 1.5 CR से कम है, एक बार आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है 1.5 CR से, आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हो, आप नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो, और नॉर्मल स्कीम में आते ही आपको 18% जीएसटी लग जाएगा। सेकंड आप देख सकते हो कंपोजिशन स्कीम वालों को लेस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको मंथली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेस नंबर ऑफ रिटर्न्स, उनको नंबर्स ऑफ रिटर्न भी कम है, क्वार्टरली रिटर्न है। तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए क्वार्टरली रिटर्न्स है, तो कंपोजिशन स्कीम वाले क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करेंगे, मंथली रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ये एक बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम वालों का। तो कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? स्मॉल डीलर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। ओके, एंड इस पे जीएसटी 1% चार्ज करता है। नॉर्मल सिनेरियो में जीएसटी 18% आता है। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपोजिशन लेवी, और भी सारे कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस है, हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम मस्ट नाइदर बी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉट ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मतलब कंपोजिशन स्कीम कैजुअल पर्सन नहीं ले सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स वो पर्सन होते हैं जो दूसरी स्टेट में 2-3 महीने के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं। तो जो नॉर्मली 2-3 मंथ्स के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, वो नॉर्मल स्कीम में ही जाएंगे। और दूसरा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब फॉरेन पर्सन। अगर कोई एनआरआई है तो उसको भी गवर्नमेंट ये बेनिफिट नहीं देगी कंपोजिशन स्कीम के, बिकॉज फॉरेनर लोगों ने इंडिया को काफ़ी लूटा है, तो गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू गिव बेनिफिट एनी टू द नॉन टैक्सेबल पर्सन। तो नॉन टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। सेकंड, आप देखोगे जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं ना, उनको मैंडेटरी इशू बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। ये ध्यान में रखना, जो कंपोजिशन स्कीम में लेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई वर्ड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस विद द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में है वो सेल्स पे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इनका सेल 10,000 है तो ये 10,000 ही चार्ज करेंगे, इस पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर? सेकेंड है मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस, साइन बोर्ड डिस्प्ले ऑन प्रोमिनेंट प्लेसेस। एक तो उनको मैंडेटरी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो उसको हर जगह साइन बोर्ड में लिखना पड़ेगा क्या भाई हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ऑन एवरी नोटिस एंड एवरी साइन बोर्ड, हर जगह उसको वो डिस्प्ले करना पड़ेगा एट प्रोमिनेंट प्लेस, तो हर जगह उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हमने देखिए कंडीशन क्या, पहला कंडीशन क्या है, एनआरआई और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकंड, जिसने भी कंपोजिशन स्कीम लिया है उसको बिल ऑफ सप्लाई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। थर्ड, उसको कंपोजिशन वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अभी ऑफिस के बाहर लगाना पड़ेगा क्या उसने कंपोजिशन स्कीम लिया है। नॉट टू कलेक्ट जीएसटी, देखो ये जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, इसी को मैं रिपीट कर, नॉट टू कलेक्ट जीएसटी टू बी बॉर्न बाय आउट ऑफ सेल प्रोसीड बाय द डीलर। जीएसटी उनको खुद से बेयर करना पड़ेगा, वो सिर्फ सेल्स अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी खुद से पे करना पड़ता है, बिकॉज जीएसटी का रेट इसमें 1% और 5%, मतलब नॉमिनल अमाउंट ही होते हैं। आइए हम देखेंगे, आगे देखेंगे 1% किसके लिए है, 5% किसके लिए, बट नॉमिनल अमाउंट है जीएसटी के इसमें कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। तो पहले ये देखते हैं मैंडेटरी इशू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवाइस, ये कैसे होते हैं।
तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल टैक्स इनवॉइस है। तो टैक्स इनवॉइस अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपको ये टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो टैक्स इनवॉइस में आप देख सकते हो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ता है, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर का जीएसटी नंबर, अपना सप्लायर का एड्रेस, जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, एडवर्टाइजमेंट, और प्लस आप इस पर जीएसटी भी चार्ज करते हो। तो और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस आप वर्ड यूज़ करते हो और यहाँ पे आप जीएसटी चार्ज करते हो। ये नॉर्मल स्कीम में है। तो नॉर्मल स्कीम में आपका बिल इस तरह से बनेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम जाते हो तो उस केस में ये बिल आपका इस तरह से दिखेगा, जहां आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज। ये वर्ड आपको बिल में मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड, आपको बिल ऑफ सप्लाई वर्ड मेंशन करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। आप देख सकते हो पहले वाले में हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया था टैक्स इनवॉइस नॉर्मल स्कीम बनाने के लिए। अब जो कंपोजिशन है वो क्या यूज़ करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। तो आप बिल से ही पता कर सकते हो कि ये जो सामने वाला है कंपोजिशन स्कीम डीलर है। यहाँ पे दिख सकता है कंपोजिशन डीलर लिखना भी पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई भी लिखना पड़ेगा। और ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। आप देख सकते हो सारे अमाउंट का वैल्यू इसने लिया है यहाँ पे, और वैल्यू का इसने टोटल मार दिया है। टोटल मार के इसने डिस्काउंट दिया, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो कंपोजिशन स्कीम वाले जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, जीएसटी विल नॉट चार्ज। तो कंपोजिशन स्कीम वाले जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। सेकंड, कंपोजिशन स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई वर्ड डिस्प्ले करेंगे। थर्ड, कंपोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस, इसको बिल पे लिखना पड़ेगा। तो ये होता है कंपोजिशन स्कीम का बिल। और डिस्प्ले ऑफ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये हर जगह उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वाला आदमी है। एवरी नोटिस, हर नोटिस में उसको डिप्लेस करना पड़ेगा, साइन बोर्ड में लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेड एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसको दिखाना पड़ेगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। एंड एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कोई उसका दूसरा भी बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है तो भी उसको बताना पड़ेगा कि वो कंपोजिबल टैक्सेबल पर्सन है। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, ये उसका ही है। हमने बताया नॉट टू क्लेम आईटीसी, ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स परचेज और सर्विस अवेल्ड। तो ये कंपोजिशन स्कीम वाले आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, मतलब इनको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए सेम जिसको एग्जांपल में समझते हैं। ये सेम एग्जांपल है जिसमें हमने बताया था अगर आप सेल करते हो तो आपका आउटपुट है, अगर आप परचेस करते हो तो इनपुट है। तो अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन डीलर के केस में आपको सेल 18% आप चार्ज नहीं करोगे, इस पर आप सेल कितना 1% चार्ज करोगे, इस पर 1%। तो इस केस में आपका सेल आया जाएगा 1% का 100 रुपीज़। और आपका जो आईटीसी है ये इसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपोजिशन, तो आपका आईटीसी हो गया नील। इट मीन्स आप नॉर्मली 100 रुपीज़ पे करोगे। तो ये हो गया मेरा कंपोजिशन स्कीम वाले, और ये नॉर्मल स्कीम। तो आईटीसी का बेनिफिट आप देख सकते हो, कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकंड, कंपोजिशन स्कीम वाले सेल पे 18% जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, वो सेल पे 1% चार्ज करेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम वाले के अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 100 प्लस 1% नील आ जाएगा, सिर्फ 100 ही मैं चार्ज करूँगा उसके, मतलब 10,000 का ही बिल होगा मेरा। तो 10,000 का ही बिल होगा, 1% जीएसटी चार्ज मैं नहीं करूँगा, सीधा मैं यहाँ पे आउटपुट में लिखूँगा 100 और इनपुट में लेस और 100 में पे कर दूँगा। तो कंपोजिशन स्कीम वाले नॉर्मली 1% जीएसटी पे करते हैं और 5% हम देखते हैं 5% होता है रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए और 1% होता है गुड्स के लिए। तो इनिशियली कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज वालों के लिए था, गुड्स एंड मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट सर्विस। तो जो कंपोजिशन स्कीम है वो सिर्फ गुड्स वालों का है, तो गुड्स वालों का 1% है, एंड जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसका है 5%। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम ये सिर्फ 2 लोगों को ही दिया है, तो सिर्फ गुड्स वाले को एंड रेस्टोरेंट वाले को। सर्विस वालों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था। जब कंपोजिशन स्कीम आया था तब गवर्नमेंट सिर्फ गुड्स वालों को एंड रेस्टोरेंट वालों को देती थी, सर्विस वाले को बेनिफिट नहीं मिलता था जो प्योरली एंड प्योरली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में है। तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ वालों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट पहले नहीं था, बाद में गवर्नमेंट ने दिया है, बट उनका टर्नओवर 50 लाख का ही रखा है। तो जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है उनका टर्नओवर 50 लाख है, बाकी के टर्नओवर केस पे 1.5 CR है, ये बाद में आया सर्विस। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया था गुड्स वालों के लिए एंड रेस्टोरेंट वालों के लिए। तो गुड्स के केस में 1%, अगर आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है तो आप 1% जीएसटी चार्ज करोगे, अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो 5%। जो खाली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में तो उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं था पहले, बाद में गवर्नमेंट ने दिया है, बट उनका टर्नओवर लिमिट 50 लाख है।
देखते हैं टर्नओवर लिमिट फॉर नॉर्मल सिनेरियो। ये टर्नओवर लिमिट फॉर सेक्शन 10(1) में है। तो नॉर्मल सिनेरियो में जब टर्नओवर लिमिट आया था तो इनिशियली गवर्नमेंट ने बोला था कि सबके लिए मैं 50 लाख दे रहा हूँ। सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹50 लाख फॉर कंपोजिशन लेवी। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने 50 लाख तक का लेके आया था, बाद में गवर्नमेंट ने 50 लाख को इंक्रीज करके 1.5 CR कर दिया है। However, the provision to Section 10(1) empowers the government to increase the set limit of ₹50 lakh to 1.5 crore on the recommendation of the council. तो कंपोजिशन स्कीम 10(1) में कवर होता है। तो इनिशियली जब कंपोजिशन स्कीम आया था तब गवर्नमेंट ने बोला था कंपोजिशन सिर्फ 50 लाख तक ही देंगे टर्नओवर। उसके बाद में गवर्नमेंट ने टर्नओवर इनको इंक्रीज़ कर दिया, 50 लाख से 1.5 करोड़ तक कर दिया है। और इनिशियली कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स वालों को दिया गया था एंड ट्रेडर को दिया गया था एंड रेस्टोरेंट सर्विस को। सर्विस वालों को इनिशियली गुड्स का कंपोजिशन स्कीम का नहीं दिया था बेनिफिट। ओके, तो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट कौन कौन ले सकता था? पहले जो गुड्स में है और जो रेस्टोरेंट सर्विस में है, बस ये दो वाले को ही मिलता था। सर्विस इंडस्ट्रीज वालों को कंपोजिशन स्कीम पहले नहीं मिलता था, बाद में गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है चलो सर्विस वाले को भी हम दे देते हैं, बट इसका टर्नओवर का लिमिट 50 लाख से हुआ, इसको 1.5 करोड़ नहीं किया है सर्विस वालों को। बाकी गुड्स एंड रेस्टोरेंट केस में 1.5 CR है। तो 75 लाख टर्नओवर लिमिट टू, और इसमें जो 1.5 करोड़ किया गया है इसमें 75 लाख टर्नओवर लिमिट है फॉर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश। तो कुछ स्टेट में 75 लाख है, बाकी सारे स्टेट में 1.5 CR है। तो कौन से स्टेट है आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। ये स्टेट आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये सारे नॉर्थन स्टेट जो है, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब का टर्नओवर लिमिट है 75 लाख। बाकी हर स्टेट में टर्नओवर लिमिट्स कितना है? 1.5 CR। 1.5 CR तक आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। जहां आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ आपको वो बेनिफिट हट जाएगा, आपको 18% GST चार्ज करना पड़ेगा। तो 1.5 CR तक आप 1% ही GST चार्ज करोगे, बिकॉज आपने कंपोजिशन स्कीम लेके रखा है। तो अभी जो 1.5 CR जो टर्नओवर होता है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वाइल कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 CR करोड़ इंक्लूसिव, क्या आपको ऐड करना है और क्या आपको लेस करना है फ्रॉम द एग्रीड टर्नओवर RS फॉलो। तो आप देख सकते हो जो आप इंक्लूड करते हो, जो आप ऐड करते हो, वो आप क्या करते हो? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई आपको ऐड करना है, टैक्सेबल सप्लाईज को आपको ऐड करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इसमें आप ऐड करोगे, एक्सपोर्ट को ऐड करोगे और इंटर स्टेट सप्लाई, ये सभी को आप ऐड करोगे और देखोगे आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ क्रॉस हो रहा है आप एलिजिबल नहीं हो, जहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये सारे टर्नओवर को आप ऐड करके देखोगे कि आपका 1.5 CR से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। कम आ रहा है तो आप एलिजिबल हो, ज़्यादा आ गया तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबको हमें ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है। जितने भी टैक्सेस होता है वो हम टर्नओवर में काउंट नहीं करते, जैसे CGST, SGST, UTGST, IGST, सेस। तो जो भी टैक्सेस है हम वो टर्नओवर में ऐड नहीं करते हैं। और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज में कुछ टैक्सेबल पे हो रहा है तो भी हम उसको ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम ऐड करके देखेंगे 1.5 करोड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूट ऑन इंडिया बेसिस। और ऑल इंडिया बेसिस पे देखते हैं, ऐसा नहीं एक स्टेट में, पूरे स्टेट का मिला के हम देखेंगे क्या उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर पूरे स्टेट का सारा मिला के पैन बेसिस में सब हर स्टेट का ऐड करके हम देखेंगे, अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। अगर 1.5 करोड़ से उसका ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। अगर कंपोजिशन स्कीम लेगा तो बेनिफिट क्या है उसको? 1% GST। तो ये 21% GST चार्ज करके वो पे कर देगा। और डिसएडवांटेज क्या है? उसको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कंपोजिशन रेट ऑफ स्कीम ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर का जो इनिशियली आया था वो 0.5%, 0.5% मतलब 1%। तो 5% CGST, 0.5%, 0.5% SGST एंड टोटल है 1%। तो ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर जो गुड्स में है, अब देखो जो गुड्स में है ना उन लोग के लिए ही है कंपोजिशन स्कीम। इनिशियली सिर्फ गुड्स के लिए आया था, बाद में सर्विस के लिए आया, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे सर्विस वाले केस में। और सेकंड रेस्टोरेंट सर्विस, तो रेस्टोरेंट सर्विस आप देख सकते हो 2.5 मतलब 5%। तो रेस्टोरेंट सर्विस को ही दिया गया था जिसमें 5% है और बाकी गुड्स को जिसका है 1%। तो इनिशियली कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए था एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए था। सर्विसेज के लिए बाद में आया, वो पार्ट 2 में देखेंगे, जिसका 3% 6% होता है, वो बाद के लेक्चर में देखेंगे।
पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, अब ये पर्सन एलिजिबल नहीं है, मतलब ये सारे पर्सन कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। पहला है सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल गुड्स, अगर आपका गुड्स नॉन टैक्सेबल है तो आपको कंपोजिशन स्कीम क्या कोई भी स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो सप्लाई कर रहे हो नॉन टैक्सेबल गुड्स है जिसमें टैक्स ही नहीं लगता है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। सेकेंड, मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल बेच रहे हो, जैसे महाराष्ट्र से आप माल गुजरात में बेच रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो इट मीन्स आप बड़े आदमी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, तो हम आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो भले आपका 1 लाख का भी सेल हो या 2 लाख का भी सेल हो, अगर आप इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम किसके लिए आया, छोटे लोग के लिए आया, स्मॉल डीलर के लिए लेके आया। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो गवर्नमेंट मानती है कि आप बड़े आदमी हो, इसलिए गवर्नमेंट आपको फिर कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं देगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सेल कर रहे हो, भले 1 लाख का भी सेल कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देगी। नो मीन्स नो। थर्ड है सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट तो भी गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देगी। भले आपका सेल 1 लाख 10,000 5,000 कुछ भी हो तो भी आपको गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देगी, बिकॉज आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट मानती है जो ऑनलाइन सेल करते हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट में अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, भले आपका 10,000 का भी सेल हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, तो इनको भी गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देती है। जो भी आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको के बिजनेस में है तो इनको भी गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देती है। लास्ट है सप्लायर ऑफ एरिएटेड वाटर्स, एरिएटेड वाटर्स अगर सप्लाई एग्जांपल पेप्सी, कोका कोला, तो इस केस में भी गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देगी। तो ये सारे के सारे पर्सन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। पहला है नॉन टैक्सेबल गुड्स, सेकंड है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, थर्ड है ई कॉमर्स ऑपरेटर, फोर्थ है मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फिफ्थ है सप्लायर्स ऑफ एरिएटेड वाटर। तो इन सभी को गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देती है। लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, अ पर्सन हु इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ध्यान से सुनिएगा इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या जो कंपोजिशन स्कीम है ये सिर्फ गुड्स वालों के लिए है और रेस्टोरेंट एंड सर्विस वालों के लिए है। ओके, बट रेस्टोरेंट एंड सर्विस एंड गुड्स वाले, तो भाई ये जो गुड्स वाले हैं ना, इनके कुछ थोड़े बहुत सर्विसेज के भी बिजनेस है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है तुम्हारे जो थोड़े बहुत सर्विसेज के बिजनेस है ना उसका भी मैं तुमको दे दूंगा, बट कंडीशन है उसका आपको 5 लाख तक का ही मिलेगा या तो 10% टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज हायर। तो गवर्नमेंट इनिशियली गुड्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए आया था, बाद में गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम्हारा गुड्स मेन बिजनेस है, ओके, तो आपका कुछ अगर थोड़ा बहुत सर्विसेज का बिजनेस भी है तो उस पर भी हम कंपोजिशन स्कीम दे देंगे, बट कंडीशन है उसका 5 लाख और 10% टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। एक इसके लिए नॉर्मल जो गुड्स है उनके लिए दिया गया है। ठीक है, अलग से गवर्नमेंट ने सर्विस वालों के लिए भी दिए है, वो अलग डिपार्टमेंट है जो सर्विस में खाली डील करते हैं, उसका भी 50 लाख का टर्नओवर तक दिया है, वो अलग ही है। ठीक है, तो उसको हम इसमें मर्ज नहीं करते, वो अलग है सर्विस वाला। अभी ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो गुड्स का मेन बिजनेस है उसका और सर्विस में थोड़े बहुत बिजनेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके थोड़े बहुत बिजनेस के लिए 5 लाख और 10% का एक टर्नओवर क्राइटेरिया लेके आया। तो देखिए, पर्सन हु इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट आउटर कैटरिंग सर्विस, however if an eligible person who has opted for composition scheme may supply service, तो गुड्स वाले एलिजिबल पर्सन हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, बट नॉट एक्सीडिंग टू 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल विच एवर इज हायर। क्लियर। तो इफ एन एलिजिबल पर्सन कौन है, गुड्स वाले हैं। एलिजिबल पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम मे सप्लाई सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, but value not exceeding to 5 lakh और 10% of the turnover in the preceding financial year whichever is higher। ओके, तो अभी हम देखें जो गुड्स वाले हैं और जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो गुड्स वाले सर्विस भी कर सकते हैं बट उसका लिमिट दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम सर्विसेज के बारे में देखेंगे, सर्विसेज में क्या आया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।